Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग क्लास 12 में अगले टॉपिक को देखेंगे कूलॉम्स लॉ. ओके, कूलॉम्स लॉ पहले हम लोग देख लिए थे कि दो तरह का चार्ज मौजूद है और लाइक चार्जेज हो तो उनके बीच रिपल्सन और अनलाइक चार्जेज हो तो उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगता है. तो अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा. ओके, तो मैग्नीट्यूड का पता करने के लिए ही आपके पास कूलॉम्स लॉ है. तो पहले इनका स्टेटमेंट देखते हैं. द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, यहाँ इंटरैक्शन वर्ड यूज है. इंटरैक्शन में अट्रैक्शन और रिपल्सन ये दोनों ही मीनिंग इम्प्लाइड है. इंटरैक्ट करना मीन्स टू अफेक्ट ईच अदर आइदर बाय अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग. तो चूंकि चार्ज आपके पास दो तरह का है और वहाँ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है, इसलिए यहाँ वर्ड इंटरैक्शन दिया गया. ओके, तो द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज बॉडी, दो पॉइंट चार्ज बॉडीज के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन लगेगा. पॉइंट चार्ज बॉडीज वर्ड, इसके बारे में आगे हम लोग सीखेंगे. तो दो पॉइंट चार्ज बॉडीज के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज बॉडी, और दोनों चार्ज बॉडी को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगता है कूलॉम्स लॉ. तो ये इनका स्टेटमेंट आ गया. अब इसको थोड़ा हम लोग डिटेल्ड देखते हैं. ओके, अब आगे बढ़ें. तो मान लीजिए दो चार्ज बॉडी है, एक Q1 है यहाँ पे और एक Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी है R. इन दोनों के बीच सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है बिटवीन द डिस्टेंस इज R. ये दो चार्ज बॉडी, उनके बीच की दूरी R दी हुई. अब आपके पास 4 डिफरेंट सिचुएशंस है, 4 सिचुएशंस है, 4 डिफरेंट सिचुएशंस. देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं. पहला केस क्या है. तो चार्ज चूँकि आपके पास दोनों नेचर का है तो हम पहले केस में मानते हैं सपोज Q1 इज ग्रेटर देन 0, Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मीन्स Q2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, बोथ आर ऑफ पॉजिटिव नेचर. ओके, तो पॉजिटिव नेचर है, सेम चार्ज है, तो रिपल्सन होगा. तो क्या होगा, Q1 जो है वो Q2 को रिपेल करेगा, तो Q2 को इधर की ओर रिपेल करेगा. नाउ दिस इज योर फोर्स ऑन 2/1 F21, ये F21 की दिशा हो गई. फोर्स ऑन 2/1 दूसरे चार्ज पे पहले के द्वारा लगाया गया फोर्स F21, 2 सेकेंड चार्ज बॉडी और 1 हो गया जो फोर्स लगा रहा है. ओके, और ये Q2 अब क्या करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा, दोनों के बीच रिपल्सन है, तो Q2 Q1 को रिपेल करेगा. तो नाउ दिस इज योर फोर्स ऑन 1/2 F12, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बॉडी ड्यू टू सेकेंड. दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन. तो जो लास्ट लाइन है एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज बॉडी, दोनों चार्ज बॉडी को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग फोर्स लगना है. तो पहले इन दोनों चार्ज बॉडी को हमने ज्वाइन कर दिया एक लाइन से, इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगना है, या तो इधर लगे या इधर लगे. ओके, इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगना है, आइदर दिस वे और दिस वे. तीसरे लाइन से डायरेक्शन का पता चल रहा है. ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट केस. नाउ इन सेकेंड केस Q1 इज ग्रेटर देन 0, Q1 को हमने पॉजिटिव ले लिया एंड Q2 इज लेस देन 0, Q2 इज निगेटिव. तो इट मीन्स अपोजिट नेचर का चार्ज आ गया तो अट्रैक्शन होगा. तो अब ये जो Q1 है ये Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इधर की ओर खींचेगा. ये हो गया फोर्स ऑन 2/1, दूसरे पे पहले के द्वारा लगाया गया फोर्स.
और ये Q2 अब Q1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो Q1 को इधर की ओर खींचेगा। नाउ दिस इज योर फोर्स ऑन 1/2 F12. ओके, नाउ दिस इज योर सेकेंड सिचुएशन. नाउ लेट अस कम टू द थर्ड. When Q1 is less than 0, Q1 0 से छोटा है मीन्स Q1 is negative and Q2 is greater than 0. Now Q2 is positive. Again अपोजिट नेचर का चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, तो फिर सेम सिचुएशन आएगा. अट्रैक्शन इस पे इधर की ओर फोर्स और इस पे इधर की ओर फोर्स. ओके, एंड इन द फोर्थ केस व्हेन Q1 is less than 0, Q2 is also less than 0 मीन्स बोथ आर नेगेटिव, तो सेम नेचर का चार्ज हो गया, तो रिपल्सन विल बी देयर. तो नाउ Q1 पे इस दिशा में फोर्स लगेगा एंड Q2 पे इस दिशा में फोर्स लगेगा. नाउ व्हाट यू हैव सीन कि फ्रॉम द लास्ट लाइन वी हैव सीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज. दीज आर ओनली 4 पॉसिबिलिटीज. ये 4 डिफरेंट केसेज हैं और हम चारों ही केसेज में किधर फोर्स लगेगा उसके डायरेक्शन को निकाल लिए. अब आइए मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. तो इन ऑल द केसेज F12 इज इक्वल टू माइनस F21. ये न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो फोर्स एन 1/2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2/1. बट दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन अपोजिट है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के कारण. तो चूँकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हमने सबस्क्रिप्ट को हटा दिया. 1/2 और 2/1 इसको हटा के सीधे F मान लिए हम लोग कि दोनों चार्ज बॉडी के बीच जो फोर्स लग रहा है वो F है. पहला दूसरे पे लगा है या दूसरा पहले पे लगा है, वैल्यू इस F के बराबर है. ओके, दिस इज फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नाउ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ F. तो नाउ F इज, अब आप लाइन पे ध्यान दीजिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. तो पहला चार्ज बॉडी है Q1, दूसरा चार्ज बॉडी है Q2, तो इनका प्रोडक्ट हो गया Q1 Q2. ओके, तो नाउ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2. एंड सेकेंड लाइन है, दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो बीच की दूरी था R, तो R का स्क्वायर और R स्क्वायर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. Now F is proportional to Q1 Q2 and F is proportional to 1/R square. Now combining these two, अब इन दोनों को कंबाइन कर लें तो F is proportional to Q1 Q2 by R square. अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट लगाएंगे. तो नाउ द कांस्टेंट इज K. तो F is equal to K Q1 Q2 by R square where K is a constant. इट इज नाउ इक्वेशन नंबर 1. ये कूलॉम्स लॉ का पहला फॉर्म आ गया. F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R square. ओके, अब देखते हैं व्हाट इज K. तो यहाँ जो कांस्टेंट है, द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज. ये दोनों चार्ज बॉडीज के बीच में मीडियम कौन सा है, इस पे K का वैल्यू डिपेंड करेगा. दोनों चार्ज बॉडी के बीच वैक्यूम है, वाटर है या एनी अनदर मीडियम है, उस पर डिपेंड करेगा. एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट सेलेक्टेड, हमने कौन सा सिस्टम यूज किया है. SI यूनिट में SI सिस्टम में अलग हो जाएगा. CGS में आप 2 सिस्टम पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट. तो हर सिस्टम में इस K का वैल्यू जो है ये बदलता जाएगा. इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट. It depends upon the medium between the two charge bodies and the system of units selected. Okay? तो देखिए अलग अलग सिस्टम में अलग अलग मीडियम में क्या होगा. तो सबसे पहला सिचुएशन लेते हैं फॉर वैक्यूम, एयर या फ्री स्पेस. 3 नाम से जाने. वैक्यूम दैट इज द आइडियल सिचुएशन. 2 चार्ज बॉडी है, इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है. पहले वैक्यूम रख के देखें. ओके, तो फॉर वैक्यूम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K. तो K will be written as 1/4 pi epsilon 0. तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है epsilon 0. epsilon 0 इज व्हाट, इसको पढ़ेंगे epsilon 0 या epsilon नॉट. ओके, ग्रीक अल्फ़ाबेट है epsilon.
व्हाट इज दिस? तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी क्या है ये भी बाद में सीखेंगे, अभी इसका सिर्फ नाम दे रहे हैं एप्सिलॉन जीरो। इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड इट्स वैल्यू इज व्हाट? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट भी हम बाद में निकाल के देखेंगे कि कैसे ये यूनिट आया। ओके, तो नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जीरो। तो अब इन सारे वैल्यू को हम यहाँ डालें तो k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। तो नाउ k इज इक्वल टू 1/4 पाई के जगह 3.14 एंड एप्सिलॉन जीरो के जगह 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये यूनिट भी हम आगे निकाल के देखेंगे। ओके, अब इनको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ k if there is vacuum between the two charge bodies Q1 and Q2। तो वैक्यूम में k का वैल्यू आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, तो अब हम वैक्यूम में क्या लिख सकते हैं? तो वैक्यूम में जो फोर्स होगा, अब k के जगह पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो डाल दिए। नाउ इट इज Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये कूलम्ब्स लॉ का सेकेंड फॉर्म आ गया जिसमें हम F वैक्यूम में लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज योर सेकेंड फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब आते हैं कि अगर वैक्यूम नहीं हो, कोई दूसरा मीडियम हो, फॉर एनी अनदर मीडियम। ओके, तो फॉर एनी अनदर मीडियम हम क्या करेंगे? k का वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो ये रहेगा ही, आपको पहले से ये पता है। और इसमें हम एक नया टर्म यहाँ ऐड करेंगे एप्सिलॉन r नीचे डिनोमिनेटर में। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन r? तो इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आपने जो मीडियम डाला है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव वाई? तो चूँकि यहाँ पहले हम वैक्यूम में फोर्स निकाल ले रहे हैं और वैक्यूम में फोर्स निकालने के बाद उसके रिलेटिव अब दूसरा मीडियम में निकाल के देख रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव टू व्हाट? तो रिलेटिव टू वैक्यूम। ओके, तो नाउ इन एनी अनदर मीडियम द कूलम्ब्स लॉ विल बी F मीडियम दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन r, ये आपका k का वैल्यू हो गया एंड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इट इज नाउ योर थर्ड फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो हम तीन फॉर्म में देख लिए। अब क्या करते हैं? इक्वेशन 2 में 3 से भाग देते हैं। इक्वेशन 2 था वैक्यूम में लगने वाला फोर्स और इसमें इक्वेशन 3 था मीडियम में लगने वाला फोर्स। तो हम दोनों को डिवाइड करें, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम। ओके, तो क्या वैल्यू आएगा? तो वैक्यूम में था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और मीडियम में था ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए सारा कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो कट गया, Q1 Q2 कट गया और आर स्क्वायर हट गया। तो ये सारा कट होने के बाद आपके पास सिर्फ ये एप्सिलॉन r टर्म बच रहा है। नाउ यू कैन राइट F वैक्यूम बाय F मीडियम दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। ओके, तो यू कैन नाउ राइट व्हाट इज F मीडियम। F मीडियम में कितना फोर्स लगेगा? मीडियम में फोर्स लगेगा F वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। ओके, इसका मतलब कि जब भी हम कोई मीडियम डालेंगे तो वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा था उससे फोर्स कम जाएगा, क्योंकि आप वैक्यूम में लगने वाले फोर्स में एक टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, एप्सिलॉन r से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपका लेस हो जाएगा। ओके, तो मीडियम जैसे ही दो चार्ज बॉडी के बीच जैसे ही कोई मीडियम डाला जाता है तो उन दोनों चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला जो फोर्स है
उस फोर्स का वैल्यू कम हो जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ से हम इस रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन भी कर सकते हैं। एप्सिलॉन आर इज व्हाट, तो एप्सिलॉन आर यहाँ लिख सकते हैं एफ वैक्यूम बाई एफ मीडियम है। इट मीन्स व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज प्लेस्ड इन वैक्यूम बाय फोर्स acting between the same charge body placed in any medium. Okay, so now you can define epsilon r is the ratio of force between two point charge bodies placed at certain distance in vacuum to the same charge bodies placed in that medium. Okay, इन दोनों का ये रेशियो है। दो चार्ज बॉडी वैक्यूम में किसी दूरी पे रखा हो, फोर्स निकाल लें, फिर उन्हीं चार्ज बॉडी को उतनी ही दूरी पे किसी मीडियम में डाल दें, फिर फोर्स निकाल लें और इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी का आपको वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए ये जो एप्सिलॉन आर है इसको एक दूसरे के से भी हम लिख सकते हैं और इसका अलग अलग नाम भी है। रिलेटिव परमिटिविटी ये पहले आप सीखे थे, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, SIC। तीनों ही नाम से जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ये आगे हम लोग सेकेंड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ इन दोनों नाम को भी यूज करेंगे। At present we will use relative permittivity of the medium. Okay? अब हम लोग यूनिट जो पहले डाल दिए थे डायरेक्ट, अब उसका यूनिट निकाल के देखें। पहले हम लोग यहाँ यूनिट डाले थे एप्सिलॉन जीरो का, फिर के का यूनिट हम लोग डाल दिए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये सब यूनिट आया कैसे, उन सबको निकाल के देखें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ के, पहले के का यूनिट निकाल के देखते हैं। तो जस्ट यूज कूलम्ब्स का जो पहला इक्वेशन था उसको यूज करें, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से के को हम लिख सकते हैं, ये क्रॉस गुना कर लें, FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2, तो के विल बी इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। ओके, अब इस आधार पे हम यूनिट लिख सकते हैं। F इज वाट, तो F इज फोर्स, तो फोर्स का हो गया न्यूटन। R इज वाट, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडी, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू चार्ज, तो कूलम्ब चार्ज का यूनिट है, तो कूलम्ब इनटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये के का यूनिट है जो हम लोग वहाँ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर के का यूनिट लिखे थे। अब इस न्यूटन को आप और आगे सॉल्व कर सकते हैं। न्यूटन को हम kg मीटर सेकेंड -2 लिख सकते हैं, फिर मीटर स्क्वायर पहले से है डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे तो kg मीटर क्यूब सेकेंड -2 डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर, ये भी के का यूनिट हो सकता है। ठीक है, न्यूटन को हमने सॉल्व कर दिया, तो ये के का यूनिट आपका निकल गया। अब एप्सिलॉन जीरो का यूनिट निकाल के देखें। एप्सिलॉन जीरो का यूनिट कैसे, तो के को हमने क्या लिखा था, के लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। तो अब एप्सिलॉन जीरो को लिखें हम लोग, तो के यहाँ चला आएगा, एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला गया, तो एप्सिलॉन जीरो विल बी इक्वल टू 1/4 पाई के। तो 1/4 पाई इज ए नंबर। अब के का जो यूनिट है ये 1/k, ये उलट जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर उलट गया, तो c स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो नाउ द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो इज कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन को अगर हम बदलें तो kg मीटर क्यूब सेकेंड -2, यहाँ ऑलरेडी हम बदल के देख चुके हैं, तो कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg मीटर क्यूब सेकेंड -2 होगा। तो ध्यान रखेंगे के का यूनिट और एप्सिलॉन जीरो का यूनिट एक दूसरे का रिवर्स है। ओके, तो नाउ दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो। अब एप्सिलॉन आर का यूनिट देखें। ओके, तो हम एप्सिलॉन आर को देखे थे, एक तो वहाँ भी फॉर्मूला हम देख सकते हैं। पहले एप्सिलॉन आर को जब डिफाइन किए थे, इट इज व्हाट, तो इट इज
फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, ये दो फोर्स का ही रेशियो है। इट मीन्स इट इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। ओके, अब इसको आगे भी एक दूसरे फॉर्म में देखते हैं। एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r, इन दोनों को का जो प्रोडक्ट है इसको हम सीधे एप्सिलॉन लिखते हैं और इसका नाम देते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो नाउ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r इज एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0, मीन्स मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी हम निकाल रहे हैं वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड relative permittivity, absolute permittivity divided by absolute permittivity of the vacuum. Okay, that's why it is relative permittivity. तो permittivity by permittivity it is, ये दोनों कट जाएगा तो एप्सिलॉन r has no unit no dimension, इनका कोई यूनिट नहीं होगा और कोई डायमेंशन नहीं होगा। अगर वैक्यूम के लिए हम निकालें तो वैक्यूम के लिए ही क्या होगा, तो फॉर वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी निकालेंगे तो ऊपर भी एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी और वैक्यूम का वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ही निकालना है, तो दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो फॉर वैक्यूम रिलेटिव परमिटिविटी इज 1 एंड फॉर कंडक्टिंग मीडियम हम बताए भी थे आपको इंडक्शन वाले क्लास में कि रिलेटिव परमिटिविटी जो एप्सिलॉन r होता है फॉर कंडक्टर इट इज इनफाइनाइट। ओके, फॉर वैक्यूम इट इज 1 एंड फॉर कंडक्टर इट इज इनफाइनाइट। ओके, नाउ कूलॉम्स लॉ को और न्यूटन्स के ग्रेविटेशन के लॉ को कंपेयर करना है। ये हम लोग अगले क्लास में कूलॉम्स लॉ पार्ट 2 में देखेंगे। सेकेंड ने ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जो रेस्ट मटेरियल है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।